तो बच्चों आज हम पहला सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सैम्पल पेपर मैंने क्वेश्चंस खुद बनाए हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम पेपर में आते हैं, किस किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। 70 मार्क्स का ये पेपर होता है, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, क्या चीज़ें करनी है, ये हम देखेंगे आज। ठीक है, चलिए, ये हमारा पहला पेपर है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पेपर है बेसिकली ये चैप्टर 1 to 8 बुक 1 में, और जो हमारी बुक 2 है उससे सिर्फ 2 चैप्टर लिए गए हैं, 11 and 12, मतलब ड्वेल नेचर एंड एटम्स। बस फर्स्ट सैम्पल पेपर सिर्फ इनका है। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए होता है जिसमें 18 क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग। फिर सेक्शन बी आता है जिसमें 7 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। फिर सेक्शन सी आएगा आपका जिसमें 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। फिर सेक्शन डी करेंगे, सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस होंगे 5-5 मार्क्स के, मतलब दीज आर लॉन्ग क्वेश्चंस। और सेक्शन ई में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के। तो ये रहता है आपका पेपर पैटर्न। चलिए हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, और ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज एफ when these are at a distance of 0.1 meter apart. Now the point charges are replaced by the conducting spheres of radii 5 centimeter, each having the same charge as that of respective point charge. ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन टू 2 पॉइंट चार्ज था वो F था, पॉइंट चार्ज को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, कंडक्टिंग स्फेयर से। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज अगेन केप्ट 0.1 मीटर। 2 पॉइंट चार्ज थे, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 0.1 मीटर अपार्ट थी। इसको हमने रिप्लेस कर दिया एक कंडक्टिंग स्फीयर से, और उसकी भी डिस्टेंस कितनी है, 0.1 मीटर है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल, पहला रिमेन्स एफ, मतलब सेम रहेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, या बिकम्स 10/9 ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आंसर बताने से पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन ने क्या कहा। जैसे मैंने आपको ये बताया कि चार्जेस को हमने कंडक्टिव स्फीयर से रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, कंडक्टिव स्फीयर का रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो, स्फीयर्स कंडक्टिंग है, सबसे पहले आपको समझना है स्फीयर्स क्या है, कंडक्टिंग है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हर एक स्फीयर में, दैट विल बी ऑल्टर्ड, मीन्स बिकॉज ऑफ रिपल्शन फ्रॉम द चार्जेस ऑन द अदर स्फीयर, जो यहाँ पे दूसरे स्फीयर के कारण जो उसमें रिपल्शन होगा वो बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा, द चार्जेस जो हर एक स्फीयर में जो चार्जेस है दैट विल बी पुश्ड अवे, किससे, बाय द चार्जेस ऑन द अनदर स्फीयर। अब इस पे जो चार्जेस है, इस पे चार्जेस हैं, दोनों में रिपल्शन आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, क्योंकि चार्जेस जो अपोजिट स्फीयर पे हैं उनमें ही फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इसमें दिक्कत आएगी, मतलब रिमेन एफ तो नहीं होगा, पहला वाला। इसका मतलब इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। अब देखो, इंक्रीज तो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके आपस में ही फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहे हैं, तो ये डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। रिमेन्स एफ, नहीं, फोर्स ऑफ रिपल्शन उसके अपने आपस में चार्ज लग रहा है, इंक्रीज करेगा, नहीं, बिकम्स 10/9 बाय एफ, नहीं, सीधे सीधे आंसर आपका आ गया डिक्रीज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ रीजन विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से कौन सा ऑप्शन गलत है या सही नहीं है। फर्स्ट, इट में कंटेन डायपोल, पहला देखो, इट में कंटेन डायपोल हो सकता है, कोई इशू नहीं। इट में हैव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है। इट में हैव फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है,
हर एक केस में अब देखो इट कैन हैव फ्री चार्जेस, हर एक केस में इन ईच ऑफ द केस आप देखो जितने भी दिए हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ रीजन विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नॉट ट्रू, इट में हैव फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सम ऑफ द चार्जेस इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल remains the same throughout the conductor, is maximum at the center, नहीं, is maximum somewhere between the surface and center, नहीं, is maximum at the surface, नहीं, remains the same throughout the conductor। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलॉन्ग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम ए टू बी, अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ए से बी पे हमें जाना है, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं, इज पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं, कैन नॉट बी डिफाइंड नहीं, इज जीरो। सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमारा जो वर्क डन होता है डेट इज इक्वल टू जीरो। चलिए नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, ये आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया है, इसे सॉल्व करते हैं। Two batteries of EMF E1 and E2 and the internal resistance R1 and R2 respectively connected in parallel as shown in the figure, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या बताना है इसमें, the equivalent EMF is smaller than E1, it is equal to E1 plus E2, the equivalent EMF of the two cells is between E1 and E2, that is equivalent is equals greater than E1 less than E2, और चौथा ऑप्शन है E equivalent is independent of the internal resistance। देखो इंडिपेंडेंट का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, तो डी ऑप्शन तो यहीं से ख़त्म हो गया, क्लियर। अब हम देखते हैं इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही आता है। अब ऐसे तो आंसर बता नहीं सकते बिना निकाले, तो इसमें आंसर सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं, टू बैटरीज हमारा कनेक्टेड है, करंट आई हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, बिटवीन ए एंड बी ऑफ द सेल, ठीक है, वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो फॉर सेल E1 पहले हम बात करते हैं फॉर सेल E1, ठीक है, E1 की बात कर रहे हैं हम, इस वाले सेल की बात कर रहे हैं पहले। फॉर सेल E1 हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, तो ये हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, सेल E1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या I1 निकाल सकते हैं, I1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। चलो फॉर सेल E2, नीचे वाले सेल की बात करें, फॉर सेल E2, इससे भी I2 निकाल सकते हैं डायरेक्टली, I2 कितना हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक। अब इन दोनों वैल्यू को हम I1 में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखो I इज इक्वल्स टू I1 कितना है, E1 अपॉन R1, अच्छा एक मिनट, I1 कितना है, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 कितना है, E2 माइनस V अपॉन R2। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो फर्दर जैसे हम सेल वाले पार्ट में हम डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पे हम चीज़ों को निकालते हैं, उसी तरीके से करना है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व हो सकता है हमारा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हम I इज इक्वल्स टू E1 बाई R1, ठीक है, प्लस E2 बाई R2, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैं एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो साइन माइनस का आ जाएगा, जो V वाला पार्ट है उसे अलग कर लेते हैं, V कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये स्टेप्स आपको अगर क्लियरली समझ में नहीं आया तो मैं ये फिर से बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, कि इसमें क्या हुआ। देखो बेसिकली मैंने E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 को एक साथ लिख दिया, माइनस का V कॉमन ले लिया
तो अंदर v के डिवाइड r1 भी तो हो रहा है और ये वाला v के डिवाइड r2 भी हो रहा है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 यहाँ लिख लिया। अब इसको कंपेयर करेंगे मेन इक्वेशन से बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग किससे, ई इक्विवेलेंट सर्किट से कंपेयर करेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट के, तो ई इक्विवेलेंट को वी माइनस आई आर होता है, तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ई इक्विवेलेंट कितना आएगा देखो, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। इसको कंपेयर करके हमने ये निकाल लिया। अब इसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। देखो ई इक्विवेलेंट हमारा ये आ गया, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेकंड सेल इज ग्रेटर देन द फर्स्ट सेल। ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल देखो फर्स्ट सेल से बड़ा आ रहा है, मतलब बड़ा है, ठीक है। तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कहाँ लाई करेगा, उनके बीच में लाई करना चाहिए, E1 और E2 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से जो इक्विवेलेंट ईएमएफ टू सेल का आ रहा है बेसिकली वो कहाँ आ रहा है, E1 के बड़ा आएगा ई इक्विवेलेंट और E2 से छोटा आएगा। तो हमारा ऐसा कोई ऑप्शन है, लेट अस चेक। इसके हिसाब से हम देखेंगे, पहला ऑप्शन इक्विवेलेंट ईएमएफ स्मॉलर, नहीं पहला नहीं होगा। दूसरा इक्विवेलेंट ईएमएफ नहीं। तीसरा ऑप्शन देखो, करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। देखो E1 इक्विवेलेंट ये आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किरचॉफ्स करंट रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी नहीं, सिंपल चार्ज। करेक्ट ऑप्शन सी, किरचॉफ्स करंट रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम इज शंटेड बाय 2.5 ओम वायर, ठीक है। द पार्ट ऑफ द टोटल करंट आई नॉट दैट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज, ये तो बहुत सिंपल है। अगर हम इसका एक सिंपल सा डायग्राम बना के देखें तो डायग्राम इसका कैसा बनेगा, देखो एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 25 ओम, सॉरी इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 25 ओम, ठीक है। इसको शंट करा है, मतलब एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर। शंट रेजिस्टेंस कितना दिया है 2.5 ओम। दिस इज़ करंट आई नॉट, ये करंट आई मान देते जा रहा है, ठीक है। अब तो ये तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो I इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू 2.5 जो हमारा शंट रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय, ठीक है, हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंटू शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें I अपॉन आई नॉट निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा आई नॉट इंटू 25, अच्छा ये प्लस 2.5 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, दिस इज़ प्लस, तो 25 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 2.5 27.5, पॉइंट अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू 25 अपॉन 275। तो बेसिकली मल्टीप्लाई होता है 1/10 = 250, मतलब 1/11। दैट मीन्स आई बाई आई नॉट आ रहा है हमारा 1/11। ये देखो, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 1/11। क्वेश्चन नंबर 8। If the electron velocity is 2i cap plus 3j cap and it is subjected to a magnetic field of 4k cap, I और j velocity ij and it is subjected to magnetic field 4k cap, that means it is perpendicular। तो magnetic force perpendicular है direction of motion के, ठीक है। तो what will happen, path will not change, path will change, speed will change, both path will change and speed will change और path will change। क्या आएगा इसमें, परपेंडिकुलर है, याद करो चैप्टर नंबर 4 में, पाथ विल चेंज एज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो पाथ और डायरेक्शन विल चेंज विदाउट एनी चेंज इन द स्पीड। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलो 9th पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बिटवीन 0 and 1। इसका तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सिंपल आंसर आ गया इसका, वाटर। डायरेक्टली आप लिख दोगे, क्योंकि वाटर क्या है, इट इज़ अ डायमैग्नेटिक, इट इज़ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बिटवीन 0 and 1। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, वाटर।
10th क्वेश्चन, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, ये तो हम टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ में ही पढ़ते हैं, याद करो। टेबल की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी जो होती है इट वेरीज इनवर्सली, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलो 11th पे आते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड कॉइल इज इतना, इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 to the power -3, ठीक है, 10 to the power -3 टेस्ला। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज, एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड कॉइल हमें गिवन है, ठीक है, इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 to the power -3 टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई निकालना है, अरे ये तो ऐसे ही हो गया, आपको सीधे सीधे फ्लक्स निकालना है, दैट विल बी 10 to the power -5 वेबर, सिंपल, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए 12th पे आते हैं। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिफाइंड बाय, पोलैरिटी, ईएमएफ की पोलैरिटी किससे डिफाइंड होती है, लेंजेस लॉ से। ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा भाई, चैप्टर 6 में हमने पोलैरिटी कैसे डिफाइन करा था, करंट किधर जाएगा, यही तो लॉ होता है, लेंजेस लॉ अपना हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आएगा 13th क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, गामा रे एंड अल्ट्रावायलेट रे आर रिस्पेक्टिवली ए, बी एंड सी। देन ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। अब 13th वाला क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, गामा रे एंड अल्ट्रावायलेट रे, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है गामा, सॉरी एक्सरे की नहीं, गामा रेस की, ठीक है, मैक्सिमम। मिनिमम किसकी होती है, अल्ट्रावायलेट की। इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, रिस्पेक्टिवली ए बी सी। तो ए एक्सरे, बी गामा रे, सी अल्ट्रावायलेट रे। तो देखो एक्सरे की मैक्सिमम है फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रावायलेट की मिनिमम है, यानी कि ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से बड़ा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन आया इसमें, ए बी से छोटा है। देखो ए इज़ ग्रेटर देन बी, नहीं, बी की मैक्सिमम होती है तो पैरा नहीं हो सकता। ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन बी, अब देखो बी इज़ मैक्सिमम है तो बी सी से छोटा नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन भी गया। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी नहीं, क्योंकि बी की मैक्सिमम है। तो ए लेस देन बी, ये तो हो गया ठीक है, एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी सी से बड़ा है क्योंकि बी मैक्सिमम है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन अ रडार सिस्टम कौन सी होती है, माइक्रोवेव्स। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, माइक्रोवेव्स। 15th क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट and excites it to the state of n is equals to 3. How much energy was given to the hydrogen atom in this inelastic collision? Now this you have to calculate. सबसे पहले देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, ठीक है। हमें एनर्जी लेवल, हमें n1 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, n1 दिया हुआ है 1, किससे गया n1 से, n2 हमारा क्या होगा 3 स्टेट, थर्ड स्टेट में गया है। तो एनर्जी डिफरेंस हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 13.6 ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 13.6 ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 9, 1/1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1/9, ये कितना आएगा लगभग 1 माइनस 1/9, ये हो जाएगा 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 8/9। इसको सॉल्व करके 1 मिनट सॉल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग, देखो ये आ रहा है ऑप्शन बी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे एमसीक्यू खत्म हो गए, अब यहाँ से हमारा असर्शन रीजनेंस स्टार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16 से। तो प्राइमरी सेल्स कैन बी रिचार्ज बाय द सेकेंडरी सेल्स कैन
not be recharged. Reason, chemical reaction involved in the primary cells are irreversible and in the secondary cells are reversible. तो इस ऑप्शन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, chemical reaction involved in the primary cell are irreversible and in the secondary cell are reversible. ऑप्शन डी तो करेक्ट है, लेकिन प्राइमरी सेल्स कैन बी रिचार्ज बट सेकेंडरी सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज, ये गलत है. तो इस हिसाब से हमारा असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. If the number of the turns of a coil is increased, it becomes more difficult to push a bar magnet towards the coil. Reason, the difficulty faced in is according to the Lenz's law. If the number of turns of a coil is increased, it becomes more difficult to push a bar magnet towards the coil. मेरे हिसाब से द डिफ़िकल्टी फेजेस अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ. देखो, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इज इंक्रीज ऑब्वियसली इट विल बी बिकम मोर डिफिकल्ट टू पुश अ बार मैग्नेट, ये तो करेक्ट है. ठीक है, द डिफ़िकल्टी फेजेस अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेंजेस लॉ से होगा बिकॉज, हाँ हम कह सकते हैं, क्योंकि लेंजेस लॉ ही से ही हम बताते हैं कि वो कौन सा उस पर बनेगा, पोल बनेगा, ठीक है, किस तरीके से वो बिहेव करेगा. ठीक है, तो रीज़न इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट. नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर नहीं बताता, वो तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वो होते हैं, ये पार्टिकल नेचर बताता है. ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. द नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. हाँ ये सही है. तो बेसिकली ए इज रॉन्ग, आर इज ट्रू. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए. अब हम बात करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन की. 2 मार्क्स का देखो थ्योरेटिकल पार्ट जो वैसे सॉल्व करने वाला होगा, डेरिवेशन में आपको बता दूंगा. यहाँ पे डेरिवेशन में सॉल्व नहीं कर रहा, जो टिपिकल पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे. लाइक फर्स्ट इज ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ अ डायपोल मूवमेंट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉपी का, नोट्स हम लिखते हैं. तो देखो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क टाउ वेक्टर एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल. अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डायपोल को रख दें, ठीक है, -q एंड +q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2a. ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, दैट विल बी 2a साइन थीटा. ठीक है, ये डेरिवेशन डायरेक्ट है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फोर्स होता है हमारा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, F इज इक्वल्स टू क्यू ई. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकाल ली, 2a साइन थीटा. तो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो ये हो जाएगा क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा. तो यहाँ से हम टॉर्क निकालेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, दैट इज डायपोल मूवमेंट हो जाएगा, इंटू ई साइन थीटा. तो ये जाएगा, टाउ हो जाएगा पी ई साइन थीटा, और टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. ये हो जाएगा इसका आंसर, किसका, फर्स्ट पार्ट का. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड वर नॉट यूनिफॉर्म. इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म देन व्हाट विल हैपन. इस पे नेट, अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो इस पे नेट फोर्स लगेगा डायपोल पे. नेट फोर्स विल एक्ट ऑन डायपोल, और अगर नेट फोर्स इस पे लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, तो दैट विल रिजल्ट इनटू द ट्रांसलेटरी मोशन. ये किस में हो जाएगा, इससे क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन. दैट विल रिजल्ट इनटू द ट्रांसलेटरी मोशन. व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू द पी वेक्टर एंड एंटी पैरेलल टू द पी वेक्टर. भाई पैरेलल टू द पी वेक्टर, इंक्रीजिंग पैरेलल टू द पी वेक्टर का क्या मतलब है, चलो ये भी देख लेते हैं.
पैरेलल टू द पी वेक्टर का क्या मतलब है? पैरेलल टू द पी वेक्टर का मतलब है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो थीटा 0 रख दोगे, साइन 0 0 जाएगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टाउ विल बिकम 0, बट नेट फोर्स ऑन द डायपोल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें क्या होगा? इट विल हैव अ लीनियर मोशन अलोंग द डायपोल मोमेंट। एंटी पैरेलल टू द पी वेक्टर में क्या होगा भाई? थीटा तब भी वही होगा, एंटी पैरेलल के केस में भी क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल मतलब बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो उस केस में भी भाई टाउ तो 0 ही आएगा, तो टॉर्क विल स्टिल रिमेन 0। लेकिन इसमें भी क्या होगा? नेट फोर्स लगेगा, तो इसमें भी लीनियर मोशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट के, ठीक है। इसमें भी लीनियर मोशन होगा लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन मोशन, डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। A sheet of aluminum foil of negligible thickness is placed between the plates of capacitor as shown. What effect has it on the capacitance if the foil is electrically insulated and the foil is connected to a upper plate with a conducting wire? अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने वाला है, ठीक है। पहली बात तो ये जो अरेंजमेंट है, ये दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, इस तरीके से लग रहा है। तो ईच कैपेसिटर प्लेट का हमें दिया हुआ है अ शीट ऑफ थिकनेस इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एज शोन, व्हाट इफेक्ट इट हैज ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस हम d ले लें तो ये हो जाएगा d/2, क्लियर। कैपेसिटेंस हमारा हो जाएगा 2c। तो इस हिसाब से टोटल कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। टोटल कैपेसिटेंस इज CS सीरीज में है, तो C1 प्लस C2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 लग जाएगा। पैरेलल वाला फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगता है उसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा 2C इंटू 2C डिवाइडेड बाई 2C प्लस ट्वाइस ऑफ C, ठीक है। दैट इज इक्वल टू C तो आ रहा है 4C अपॉन 4C, 2 टू 4, 2 प्लस 2 4, तो ये वही आएगा, कट के C आएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, द कैपेसिटेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? कैपेसिटेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड। चलिए, द फॉइल इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट विद द कंडक्टिंग वायर। इस केस में कैपेसिटेंस का क्या होगा? ओरिजिनल कैपेसिटेंस का अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इट विल बिकम ट्वाइस द ओरिजिनल कैपेसिटेंस, क्योंकि जो D है वो कितना हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। जो अब देखो जो डिफरेंस D होता है वो D/2 हो गया। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं D/2 हो जाएगा, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है इट विल बिकम ट्वाइस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा। 21 का सॉल्यूशन, व्हाट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? हमें VD निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर ऑफ लेंथ L 1 मीटर। तो हमें यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन लिख लो, लेंथ 1 मीटर, हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दिया हुआ है A, ठीक है। डेंसिटी रो दिया हुआ है हमें, डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू 10.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एवोगाड्रो नंबर है हमारे पास, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है VD इज इक्वल्स टू, देखो एक फॉर्मूला होता है VD का, VD इज इक्वल्स टू E/m इंटू टाउ, ठीक है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, बट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास दूसरा रिलेशन है I इज इक्वल्स टू NEA/VD। तो यहाँ से हम VD निकाल सकते हैं I/NEA, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे पास करंट दिया हुआ है, E हमारे पास है, A हमारे पास है, लेकिन N नहीं है।
एन हम अगर हम फाइंड कर लें, ठीक है, तो एन सबसे पहले हम एन निकालते हैं। तो एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया, हमें पहले मास निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हमारे पास नहीं है तो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो एरिया, अब ये थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ बट आप नॉर्मली करना, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। एरिया हमें दिया है, ये है हमारे पास एरिया 3.14 इंटू 10⁻⁻6। लेंथ हमारे पास है लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो 1 हो गया, इंटू डेंसिटी कितनी है 10.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी। चलो इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसको हम पुट कर देंगे डायरेक्टली। अब देखो आप यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे n। ये कैसे निकालेंगे, हमें एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कर देंगे इसका एटॉमिक नंबर सिल्वर दिया हुआ है 108 एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, इंटू ये हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू 10.5 10.5 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10⁻⁻6, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इंटू लेंथ 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी अभी आपका कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो ये आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 5.8557 इंटू 10⁻28। अब इस n पोर्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो इस वाले फॉर्मूले में n यूज़ करोगे तो आपका डायरेक्टली vd निकल जाएगा, ठीक है। vd का आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.399 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। A current carrying circular loop and a straight wire bent partially in the form of a semicircle are placed as shown in figure, ठीक है। अब ये आ गया हमारा चैप्टर 4 का क्वेश्चन। देखो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। 2 कॉइल है, ठीक है। तो हम पहले इनर सर्कल का निकालते हैं एट O। तो सबसे पहले हम निकालेंगे B1, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू R आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2I/R, ठीक है। तो ये जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1, करंट दिया हुआ है हमें 1 एम्पियर, ये देखो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू R। तो ये जाएगा 2 इंटू R हमारा है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 10⁻⁻2, तो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व नहीं करते अभी, पाई वैल्यू रख रहा हूँ मैं, π/2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। डायरेक्शन कहाँ है, पेज के अंदर, ठीक है, इस तरफ करंट के हिसाब से। नाउ दूसरा हम निकालते हैं B2। तो B2 कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू 1/2, हाफ सेमी सर्कल हो गया, तो सेमी सर्कल का हाफ हो जाएगा। तो इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें B2 की, तो यह आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 10⁻⁻7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻2, तो ये जाएगा π/6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। इसके करंट के डायरेक्शन के हिसाब से आउट ऑफ द पेज, ठीक है। यहाँ इनवर्ट था पेज के, ये आउटवर्ड है पेज के, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है देयर अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, B1 माइनस B2।
तो b1 माइनस b2 निकाल पाई बाई 2 माइनस इंटू 10⁻⁻5 माइनस पाई बाई 6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये नियरली इक्वल टू कितना आ रहा है 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, और b1 ग्रेटर देन b2 है। देखो b1 जो है वो ग्रेटर देन b2 है, तो जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इनवर्ड इनटू द पेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 23 पे आते हैं। स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल। ये तो एसी जनरेटर का डायरेक्ट प्रिंसिपल है। एसी जनरेटर हमारा चैप्टर 6 और 7 में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर और एसी जनरेटर दो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये तो पूरा पूरा आपको डायरेक्टली वहीं से करना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, सॉल्व करने वाला पार्ट है। द फिगर शोज अ एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस एंड द क्वालिटी फैक्टर। चलो सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। न्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। तो एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है हमें, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो ये जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 1/L दिया हुआ है हमें 40 मिली हेनरी है, तो इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू सी कितना है हमारे पास 100 माइक्रोफेराडे, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻6 फेराडे। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 79.6 हर्ट्ज़ इसको सॉल्व करके। क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे सेकंड पार्ट में। क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल्स टू XL अपॉन R। XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L होता है, तो ओमेगा L अपॉन R। तो ओमेगा L क्या हो गया यहाँ पर 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू इंटू L बाई R। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.4। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट अ रूम टेम्परेचर अप टू विच एनर्जी लेवल द हाइड्रोजन एटम वुड बी एक्साइटेड। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बाल्मर सीरीज। ठीक है, हमें E1 गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे पास E2 है -3.4। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में आपने कैलकुलेट कर रखी है। अब यहाँ पे बोला है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज टू बॉम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर अप टू विच एनर्जी लेवल द हाइड्रोजन एटम वुड बी एक्साइटेड। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कहाँ तक। ठीक है, तो एक्साइटेड कहाँ तक रहेगा देखो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास E1 E2 हमारे पास E3 है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे पास E4 है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम E3 माइनस E1 -1.51 माइनस ब्रैकेट -13.6, तो ये बेसिकली आ रहा है हमारा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरा कैलकुलेट करेंगे हम E4 माइनस E1 -0.85 -13.6, तो ये आ रहा है बेसिकली 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बोथ द वैल्यूज़ जो हैं दोनों ही वैल्यू मैच नहीं कर रही गिवन वैल्यू से, लेकिन E4 माइनस E1 वाली जो है वो काफ़ी क्लोज है 12.5 12.75। ठीक है, ये काफ़ी क्लोज है। इसका मतलब E4 एनर्जी लेवल तक जो हाइड्रोजन एटम है इट वुड बी एक्साइटेड। क्लियर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। तो अगर हम लाइमन सीरीज की बात करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 1/λ इज इक्वल्स टू R ब्रैकेट 1/n 2 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये हो जाता है, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट मेंबर n इज इक्वल्स टू 2, तो 1/λ1 निकाल लेते हैं, R ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷ ब्रैकेट 4 - 1/4। ठीक है, तो λ1 निकलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1.215 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ऐसे ही हम बाल्मर सीरीज़ का निकाल लेंगे। अब बाल्मर सीरीज़ का देखो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फॉर
बाल्मर सीरीज़, यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में पूरा फॉर्मूला हमने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू फर्स्ट मेंबर, फॉर द फर्स्ट मेंबर n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा λ1 इज इक्वल्स टू 6.56 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये तो हमारे 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तीसरा सेक्शन देखो आगे किरचॉफ्स लॉ का। अब किरचॉफ्स लॉ सिंपल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से है। ये देखो यहाँ से मैं आपको अब लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ गए हैं तो थोड़े से डायरेक्टली चीज़ें बताऊंगा। देखो किरचॉफ्स लॉ में से सीधे करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसमें सबसे पहले लूप डिसाइड करो। किरचॉफ्स लॉ में अप्लाई करते हैं, सबसे पहले लूप डिसाइड करते हैं बी ए डी बी। तो सबसे पहले बी ए डी बी लूप देखो, लूप बी ए डी बी। अब लूप बी ए डी बी में क्या करेंगे हम, देखो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 100I1, करंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 15IG, ठीक है, माइनस 60I2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं और अगर इसको पूरा डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 20I1 प्लस 3IG माइनस 12I2 इज इक्वल्स टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो दूसरा लूप देखते हैं। सेकंड लूप बी सी डी बी, ये वाला लूप देखते हैं हम। बी सी डी बी, पहले हमने कौन सा देखा था, बी ए डी बी, ये वाला देखा था। अब लूप बी सी डी बी में पुट करो, देखो तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 10I1 माइनस IG माइनस 15IG माइनस के 5I2 प्लस IG इज इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा हमारा 10I1 माइनस ये हो जाएगा 30IG। ठीक है, सॉल्व करके तीनों को, ये माइनस का 10IG इधर से भी और इधर से भी 5IG, टोटल कितना हो जाएगा 30IG माइनस 5I2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं तीनों को, तो इक्वेशन आ जाएगी 2I1 माइनस 6IG माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक इक्वेशन और ले लेते हैं। इसमें तीसरा लूप ले लेते हैं मेरे हिसाब से, ए ये वाला ए डी सी, इस पॉइंट ले लेते हैं इसको ई ए, ये वाला लूप लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा लूप ले लेते हैं हम, लूप ए डी सी ई ए। तीसरे लूप में अप्लाई करेंगे तो 60I2 प्लस 5I2 प्लस IG इज इक्वल्स टू 10। तो 65I2 प्लस 5IG इज इक्वल्स टू 10। तो इसको भी अगर हम डिवाइड कर ले तो 13I2 प्लस IG इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दिया 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। अब तीनों इक्वेशन को सिंपल सॉल्व करना है ऑन सॉल्विंग। ये इक्वेशन मैंने आपकी बना दी। ऑन सॉल्विंग आपका देखो I2 आना चाहिए 31.5 IG। ठीक है, और I2 को आप डायरेक्टली फिर थर्ड इक्वेशन में रिप्लेस कर देना, क्योंकि I1 तो हमें चाहिए नहीं, तो I1 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे सीधे IG आ जाएगा आपका 4.87 मिली एम्पियर। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वी डी इक्वल्स टू ई अपॉन m टू टाउ, डायरेक्टली आपको निकालना है। चैप्टर 3 का बिल्कुल, ये चैप्टर 3 का बिल्कुल स्टार्टिंग टॉपिक है।
ठीक है। 27 वाई इज द नीड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका नीड क्या होता है ये बताना है आपको, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इट इज़ अचीव्ड एट गैल्वेनोमीटर जी कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग दिस, हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम 0 to 2 वोल्ट। तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा करने वाला है, फर्स्ट पार्ट तो चलो थ्योरेटिकल है, सेकंड पार्ट में आपको बता देता हूँ क्या करना है। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू वी बाई आई माइनस जी। तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं V बाई आर प्लस जी, ठीक है। और हमारे पास I डैश M दूसरा करेंगे तो जिसमें हाफ हो रहा है पोटेंशियल, तो V बाई टू आर डैश प्लस जी दोनों जाएगा। आर डैश क्या है, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू चेंज द रेंज फ्रॉम 0 to V बाई टू इस केस में, ठीक है। अब देखो आई एम इज इक्वल्स टू आई एम डैश, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, V बाई आर प्लस जी इज इक्वल्स टू V डैश बाई टू आर डैश प्लस जी। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा आर डैश निकल जाएगा कितना, ये हम निकालेंगे, ये कट जाएगा, V से V कट गया, तो यहाँ से हम आर डैश अगर निकालना चाहें तो ये जाएगा आर माइनस जी अपॉन टू। तो ये आ गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। चलिए मैं मिटाया था इसको। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। स्टेट द कंडीशन अंडर विद द चार्ज पार्टिकल मूविंग द वेलोसिटी v गोज अनडिफ्लेक्टेड इन द फील्ड b। चार्ज पार्टिकल फील्ड से अनडिफ्लेक्टेड जाए। देखो हमारे पास फोर्स का रिलेशन क्या होता है, फोर्स का रिलेशन होता है हमारे पास F वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। अनडिफ्लेक्टेड कब होगा, द चार्ज विल गो अनडिफ्लेक्टेड कब होगा, जब वी वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा बी वेक्टर के, व्हेन वी वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। सिंस F इज इक्वल्स टू 0 तो फोर्स 0 होगी, तो 0 डिग्री और 80 डिग्री कह सकते हैं यहाँ पे, 0 डिग्री और 180 डिग्री विद B। An electron after being accelerated through a potential difference of 10 to the power 4 volt enters a uniform magnetic field of 0.04 Tesla, 0.04 Tesla, perpendicular to direction of motion. Calculate the radius of curvature of its trajectory. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी मतलब आर का फॉर्मूला निकालना है। देखो एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल्स टू ई वी। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन, और आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी अंडर रूट 2mv अपॉन ई। इस एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हो। इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। Now draw a phasor diagram of LCR circuit, derive the expression for the impedance। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपका LCR सर्किट का ड्राइव हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। यूजिंग गॉस लॉ ऑब्टेन डिस्क्राइब ब्रीफली द 3 एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व फीचर्स इन द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिस्कस ब्रीफली हाउ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फीचर्स। तो देखो 3 एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्या थे हमारे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी उसके इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है वो था, नो टाइम लैग नहीं था, ठीक है। तो ये सारा आप आराम से 3 एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फीचर्स आप फिनोमेना के आराम से हम ग्राफ के साथ इंक्लूडिंग ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या ग्राफ थे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2 मैटर को हमने लेके जो ग्राफ बनाया था ये भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में आ जाएंगी, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली हाउ वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फीचर। देखो ये दिस इज़ वेरी सिंपल, हाउ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फीचर। तो बेसिकली उसके रीजंस क्या थे, द रीजंस बिहाइंड दिस वाज दैट द इंस्टेंटेनियस इंजेक्शन जो था फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इसकी वजह से, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस का एग्जिस्टेंस की वजह से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से, और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जो था वो इंडिपेंडेंट था इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो इसके 3 बड़े कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण क्या था, इंस्टेंटेनियस इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एकदम से इंस्टेंटेनियस इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा इसका बड़ा कारण क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से। और तीसरा बड़ा कारण क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंडिपेंडेंट थी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती थी, ठीक है। वो इंटेंसिटी इफ इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट
वो किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे, मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती थी, फ्रीक्वेंसी पे, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती थी। ठीक है, ये 3 बड़े कारण थे इसके कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब हम करेंगे लॉन्ग वाला पार्ट का क्वेश्चंस। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चंस तो सीधे सीधे डायरेक्टली बेस्ड है, ये तो गॉस लॉ और उसके बेसिस पे है, ये आप लोग करोगे। इसमें आपको कोई दिक्कत हो गया तो मुझे बताना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है सीधा सीधा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करके एनसीईआरटी सॉल्यूशन बता रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ये भी सीधे सीधे आपका वर्किंग प्रिंसिपल है, सीधे सीधे ये आपको जो 32 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें डायरेक्ट ट्रांसफार्मर इसमें एक्सप्लेन करना है पूरा। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का पार्ट है। हाँ, इसका बी पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। अ स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 1200 किलो वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट इज सिचुएटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। तो डिमांड ऑफ पावर हमें दी हुई है कितना, 1200 किलो वाट की। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ टाउन कितना दिया हुआ है पावर स्टेशन से, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब 20 किलोमीटर मतलब 2 वायर हमारे हो जाएगी, 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन हमारे पास कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन जो हमारे पास है, तो लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेंगे। टोटल आर कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें पर किलोमीटर 0.5, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 0.5 दैट इज़ 200। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ गया। नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, द टाउन गेट्स द पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू 4000 to 220 volt step down transformer at a substation in the town. Estimate the line power loss in the form of heat. तो बेसिकली यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है सिंपल पावर का। पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से हम आई इज इक्वल्स टू क्या लगा सकते हैं, पावर हमें दिया हुआ है पी बाय वी। तो पावर हमें दिया हुआ है 1200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, और वी दिया हुआ है 4000, तो 1200 डिवाइडेड बाय 4, यह हो जाएगा 300 एम्पियर। ठीक है, आई आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एस्टिमेटेड लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देखो पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट निकालना है। तो हीट क्या होता है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो ये जाएगा 300 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा 2, तो ये जाएगा बेसिकली 9000 इंटू 20, सॉरी रेजिस्टेंस आया था हमारा 20, तो 9000 इंटू 20 ओम। ठीक है, ये 200 नहीं है, ये 20 है, तो 9000 इंटू 20, ये आ गया हमारा 1800 किलो वाट। किलो वाट में निकाल दिया मैंने यहाँ पे 1800 किलो वोल्ट। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हो, डॉन अरेंजमेंट फॉर द वाइंडिंग, ये ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, ये भी ट्रांसफार्मर वाला पार्ट ही है, ये भी आप कर लेना। और ये हमारा डायरेक्टली गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट बचता है हमारा केस स्टडी। लास्ट हमारा जो बचता है दैट इज़ केस स्टडी। केस स्टडी में सबसे पहले कैपेसिटर चैप्टर 2 की केस स्टडी दे रखी है, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो कैपेसिटर वाली केस स्टडी में देखो, ये है द कैपेसिटर डिवाइस टू स्टोर एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम इट्स वन प्लेस टू अनदर, दिस वर्क इज डन कैपेसिटर स्टोर। ठीक है, द क्यू इज चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इन स्मॉल। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सिस्टम ऑफ 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड, मतलब C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम निकालना है तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 माइक्रोफेराडे, तो डेट इज इक्वल्स टू 4/3 माइक्रोफेराडे। ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना अप्लाई कर रखा है, V इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट अप्लाई किया है इन्होंने। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। डायरेक्टली ये लगाओ, ये आंसर आ जाएगा 24 माइक्रो जूल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेकंड, अ कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू 10 वोल्ट, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, इससे भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर, एक मिनट, यही चीज़ आप दोबारा लगा दोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हाफ इंटू 10 टू 10 पावर -6, क्योंकि माइक्रोफेराड दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू चार्ज दिया हुआ है हमारे 10 का स्क्वायर, तो यह जाएगा 500 माइक्रो जूल। तीसरा, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एज ए कैपेसिटी C Faraday, potential V volt, energy E joule. What happens to the potential in electric field when the gap between the plate is completely filled with the dielectric? ठीक है, तो ये वाला डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट इसमें यूज़ करना पड़ेगा। जब गैप कम्प्लीटली फिल करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंक्लूड होता है। देन द पोटेंशियल V किससे दिया होता है, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है इसका, V इज इक्वल्स टू Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K। डायरेक्टली हम यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा इससे, E इज इक्वल्स टू Q बाय V, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट K। सेकंड इक्वेशन ये हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि K हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो व्हाट हैपन्स टू द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, दे बोथ विल डिक्रीज। चौथा, अ कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस इतना इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफेराडे, हाउ मच वर्क इज डन। तो वर्क डन यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ Q स्क्वायर बाय C कैपेसिटेंस फाइनल माइनस हाफ Q स्क्वायर बाय कैपेसिटेंस इनिशियल। तो इसको सॉल्व करके आप आ रहा वर्क डन आ जाएगा 3.75 इंटू 10 टू पावर -6 जूल। ये आप वर्क डन निकाल लेना, सॉल्यूशन आपका लेना, मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन इतना बड़ा पेपर हम एक ही बार में सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस है, बहुत आसान है, ये तो सबसे मज़ेदार चैप्टर है हमारा, ठीक है। अ शॉर्ट सोलेनॉइड ऑफ रेडियस A and a number of turns per unit length N1 and length L is kept coaxially inside a very long solenoid of radius B, number of turns per unit length N2. What is the mutual inductance of the system? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम का सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर बाय L। तो ये हो गया। अब यहाँ पे R की जगह अगर रेडियस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, वेरी वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस B, तो यह R की जगह क्या आ जाएगा, B स्क्वायर आ जाएगा। बस सिंपल है कि नहीं। अब देखो बाबा, हम करेंगे सेकंड पार्ट। इफ़ द चेंज इन द करंट इज ऑफ 0.01 एम्पियर इन वन कॉइल प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इतना वेबर इन अनदर कॉइल, व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स। ये थोड़ा सा लास्ट में सॉल्व करना है, बस इसको कर लेते हैं लास्ट। देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पर 5B इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर। करंट दिया हुआ है I इज इक्वल्स टू 0.01 एम्पियर, ठीक है। तो 5B हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस टू करंट 5 इज इक्वल्स टू MI होता है, तो ये कर लेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल हमें M निकालना है, तो ये हो जाएगा फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो फ्लक्स हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाय करंट हमारे पास है 0.01 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली आ जाएगा 2 हेनरी। दिस इज द आंसर। एंड द लास्ट, what is the SI unit of mutual inductance, that is Henry. The SI unit of mutual inductance is Henry. तो ये हमारा था फर्स्ट सैम्पल पेपर या फर्स्ट, और वी कैन से फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, प्रैक्टिस करने को मिला होगा। आप इस पेपर को आराम से सॉल्व करो, जहाँ पे दिक्कत आ रहा है वहाँ देखो, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।